यहाँ से स्टार्ट करेंगे। DIS का हम लोग यहाँ पर टेस्ट नंबर 10 देखेंगे। ठीक है, टेस्ट नंबर 10 है और यहाँ पर जो रहेगा ये भूगोल में जो जनसंख्या और शहरीकरण है उसको लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। आते स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन और फिर हम लोग यहाँ पर अपना पेपर करेंगे। यूकेटी का टेस्ट नंबर जो 5वां है वो हम लोग फुल लेंथ पेपर यहाँ पर लेकर आए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वो भी हम लोग करेंगे यहाँ पर ये कराने के बाद। ठीक है, आते स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अभिकथन है, इसमें बोला कि दक्षिण पश्चिम मानसून प्रत्येक वर्ष जून के पहले सप्ताह में आसपास केरल के तट पर पहुंचता है। पहला क्या होगा? पहले का स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये करेक्ट है। ठीक है, सेकंड आर बोला कि भारतीय भूभाग और हिंद महासागर के बीच विभेदक तापमान के एक प्रबल निम्न दाब तंत्र बनता है जो महासागर से आर्द्रता युक्त पवनों को खींचता है। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगी, दोनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट है और सही व्याख्या भी कर रहा है, डी यहाँ से आंसर होगा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में अग्रसर होने का सही यहाँ पर अनुक्रम कौन सा होगा? यहाँ पर जो सही अनुक्रम है ये हो जाएगा, एक तो देखो बोल रहा है कि केरल, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। ठीक है, आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका सेकंड का, केरल, मुंबई, कोलकाता और दिल्ली इसका आंसर होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, तीसरा है पश्चिमी विक्षोभ के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसमें। पहली बात यहाँ से वे भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं और पूर्व की ओर गतिमान होते हैं। पहली बात क्या होगी? तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है, पहली बात यहाँ से सही है। सेकंड, वे उत्तर पश्चिम मैदान में शीतकालीन वर्षा और हिमालय हिमपात बनाते हैं। ठीक है, हिमपात लाते हैं, सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, वे ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा में सर्वाधिक सक्रिय रहते हैं। ये बात गलत है क्योंकि ये ग्रीष्म ऋतु में सक्रिय नहीं होते बल्कि शीत ऋतु में क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका 1 2 सिर्फ करेक्ट है, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर वर्षा का प्रकार। ठीक है, और यहाँ पर दे रहा है इसके कारक जो है तंत्र वो। ठीक है, देखते हैं इसको। पहले यहाँ से पर्वतीय में क्या होगा? चौथे में हो जाएगा पर्वतीय द्वारा पवन जो है पवन द्वारा ऊर्जा ऊपर ढकेली जाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? ये आपका हो जाएगा इसमें सेकंड। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? संवहनी क्या होता है? देखो संवहनी जो हो जाएगा ये आपका क्या है? संवहनी ये पृष्ठीय तापमान के जो तापमान से ऊर्ध्वाधर उत्थान। चक्रवाती क्या होगा? चक्रवाती आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय दाब निम्न और वातावरीय आपका निम्न विभिन्न तापमान वाले वायुमंडलीय राशियों का मिश्रण। आंसर क्या होगा? आंसर चौथे का ए करेक्ट है। ए नंबर 2 3 4 है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है, लौटता मानसून अक्टूबर से दिसंबर के दौरान मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में वर्षा लाता है? आंसर क्या होगा? पांचवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से कोरोमंडल तट, इसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है, लौटता मानसून जो है दक्षिण पश्चिम मानसून अक्टूबर से नवंबर में उत्तर पश्चिम भारत में वापस होता है और उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता लेकर अक्टूबर दिसंबर में कोरोमंडल तमिलनाडु पर भारी वर्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 6, वार्षिक भारतीय मानसून पंचांग के सही कालक्रम के अनुसार यहाँ पर व्यवस्थित करना है। आंसर क्या होगा? छठे का आंसर हो जाएगा यहाँ से। ये करेंगे तो पंचांग के हिसाब से तो यहाँ पर आएगा, देखो जो अंडमान निकोबार मई मध्य में, केरल 1 जून, दिल्ली 29 जून। ठीक है, राजस्थान से वापसी आएगा तो जिस सितंबर में। राइट, तो 4 2 3 1 इसका सही आंसर होगा। 4 2 3 1 यहाँ से ए नंबर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि दक्कन ट्रैप मुख्यतः किस प्रकार की सेल से बनी है जो विशाल ज्वालामुखी उद्गारों से निर्मित होती है? आंसर 7वें का हो जाएगा करेक्ट। यहाँ से ये बेसाल्ट बाय आग्नेय सेल इसका सही आंसर होगा। दक्कन ट्रैप लगभग 65 से 66 मिलियन वर्ष पूर्व विशाल ज्वालामुखी उद्गारों से निर्मित हुआ है और यह मुख्यतः बेसाल्ट से बना है। ठीक है, जो पृथ्वी की सतह पर लावा के तीव्र शीतलन से बनी एक बार आग्नेय सेल होगी। 7वें का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सूची को सूची 2 को मैच करना है, भौतिक विभाजन और यहाँ पर विशिष्ट इसके लक्षण कौन कौन से हैं? पहली बात है 8वें पहला बोला है भाभर। भाभर क्या होगा? ये हो जाएगा आपका हिमालय तलहटी मोटे बजरी, यहाँ पर कंकड़ जो पेटी होती है। तराई क्या होगा? जो तराई हो जाएगा ये आपका दलदली वनाच्छादित क्षेत्र भूमि जहाँ पर जलधाराएं पुनः उद्भूत होती हैं। भांगर क्या होगा? ये आपका हो जाएगा चूनेदार पिंड, कंकड़युक्त पुराना जलोढ़। और अगला हो जाएगा खादर, बाढ़ मैदानों में निक्षेपित नया जलोढ़। करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9,
9 नंबर है अभिकथन कारण। पश्चिमी घाट एक यहाँ पर जल विभाजक के रूप में अरब सागर में प्रवाहित होने वाली नदियों को बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होने वाली नदियों को अलग करेगा। 9वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, पश्चिमी घाट प्रायद्वीप नदियां भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है जिसकी कुछ चोटियां 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत है इसकी, ठीक है, क्योंकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी रायमोडी केवल 2695 मीटर है, जबकि 5000 मीटर काफी जो है काफी कम बता रहा है उससे, है ना, तो ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ पहला करेक्ट है 9वें का, एक आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 नंबर बोले थार मरुस्थल के संबंध में विचार करना है। ये मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में स्थित है और दक्षिण पाकिस्तान तक फैला हुआ है। 10वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, लूनी थार मरुस्थल से होकर प्रवाहित होने वाली एकमात्र महत्वपूर्ण नदी है। सेकंड बात यहाँ से ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि घग्गर जो है जैसे अन्य नदियाँ थार मरुस्थल के क्षेत्र पर हिस्सों को प्रभावित होती हैं, है ना, ये बात यहाँ से गलत हो जाएगी लूनी की, राइट। तो एक सिर्फ करेक्ट है आंसर यहाँ से ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 11, हिमालयी श्रृंखलाओं के बारे में विचार करना है। ये शिवालिक असंगठित अवसादों से बनी होती हैं और भूगर्भीय दृष्टि से सबसे नवीन श्रृंखला है। पहली बात यहाँ पर 11वें का क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, महान हिमालय में सर्वोच्च चोटियां हैं और वहाँ पर प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों से निर्मित होती है, सही बात है। तीसरा, लघु हिमालय हिमाद्री और शिवालिक के बीच स्थित है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात भी करेक्ट है। 11वें का 1 2 3 सभी यहाँ पर स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में एक ज्वलंत मुख के माध्यम से गिरती है? करेक्ट आंसर 12वें का हो जाएगा यहाँ से नर्मदा, इसका सही आंसर होगा। नर्मदा एक भ्रंश घाटी से होकर पश्चिम की ओर बहती है और ये खंभात की खाड़ी जो अरब सागर में और ये ज्वलंत मुख के माध्यम से गिरती है और एक स्ना कावेरी गोदावरी के पूर्व की जो बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होंगी। क्वेश्चन 13 अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में विचार करना है। कौन सा सही नहीं है, कौन सा गलत है 13 में? देखो पहली बात है, वे एक पर्वत तंत्र की डूबी हुई चोटियां जो हिमालय के संरचनात्मक रूप से जुड़ी होती हैं, एकदम करेक्ट बात है। सेकंड बात क्या है? सेकंड बात यहां से अंडमान समूह में बरन द्वीप दक्षिण एशिया का एकमात्र पृष्ठ सक्रिय ज्वालामुखी है। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात यहां से पहले तो करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट होगा, क्योंकि बैरन द्वीप एशिया का एकमात्र पुष्टि सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। दोनों बातें करेक्ट है, लेकिन पूछा था कौन सा गलत है इसमें से, तो गलत कोई नहीं होगा, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ऊंचाई के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो पहला आ जाएगा K2 8611 मीटर, कंचनजंगा 8586 मीटर, मकालू 8485 मीटर, नंदा देवी 7816 मीटर। ठीक है, करेक्ट आंसर स्टेप्स यहाँ पर 3 1 4 2 3 1 4 2 ए। क्वेश्चन 15 है, कर्क रेखा भारत के किस समूह से राज्यों से होकर गुजरती है? 15 का आंसर हो जाएगा यहाँ से करेक्ट, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित में से कौन सी झीलों और उनके राज्यों के हिसाब से सही सम्मिलित कर रहा है? आंसर क्या होगा? 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जो सही सम्मिलित कर रहा है। करेक्ट आंसर यहाँ से वुलर झील एक तो करेक्ट होगा, जम्मू कश्मीर, सही बता रहे बात। उसके बाद आएगा आपका वुलर झील के बाद लोकटक झील मणिपुर में ही है, सांबर झील राजस्थान में, लेकिन चिल्का झील आंध्र प्रदेश में नहीं है। कहाँ पर है चिल्का झील? चिल्का झील आपके यहाँ पर ओडिशा में है ना, करेक्ट आंसर है 1 2 4। क्वेश्चन 17 ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में विचार करना है। ये एक पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय के उत्थान से पहले अस्तित्व में है। 17 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट। सेकंड, इसे तिब्बत में त्यांग्सपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। सेकंड बात भी करेक्ट है। 17 का 1 और 2 दोनों बातें करेक्ट है, सी। क्वेश्चन 18 है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 18 का आंसर हो जाएगा अमराकोंडा, इसका सही आंसर होगा सी, अमराकोंडा। 1680 में मीटर यहाँ पर आंध्र प्रदेश की पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, जिंदागढ़ा चोटी दूसरे स्थान पर है और महेंद्रगिरी उड़ीसा में है, और देवमाली उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी जो पूर्वी घाट का भाग नहीं है। आंसर 18 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन 19 निम्नलिखित में से कौन सी नदियां मध्य प्रदेश में अमरकंटक पठार से उद्गमित होती हैं? 19 का आंसर हो जाएगा नर्मदा और सोन। ठीक है, नर्मदा और सोन नदियां मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से उद्गमित होती हैं, लेकिन विपरीत दिशाओं में बहती हैं। नर्मदा पश्चिम और सोन पूर्व की ओर। यह अमरकंटक को एक अनूठा जल विभाजक के रूप में बनाती है। क्वेश्चन 20 है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना देखते हैं। नदी और यहाँ पर इसका बांध परियोजना कौन कौन सी है? पहली बात है 20 में
चंबल, चंबल आपका हो जाएगा क्या, चंबल आपका हो जाएगा का 3, श्री गांधी सागर बांध, ठीक है। उसके बाद दामोदर, पंचेत बांध चौथे में आ गया। उसके बाद तुंगभद्रा, तुंगभद्रा आपका आ जाएगा श्रीशैलम, और महानदी हीराकुंड। करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए करेक्ट यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 नंबर, अभिकथन है और कारणार्थ। गंगा को हिम पोषित और वर्षा पोषित दोनों प्रकार की नदी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पहला क्या होगा, 21 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड है, इसकी ऊपरी सहायक नदियां जैसे अलकनंदा और भागीरथी हिमनद को उद्गमित होती हैं, और जबकि यहाँ पर मध्य निचले प्रवाह की सहायक नदियां जैसे घाघरा, सोन, गंडक मुक्त मानसूनी वर्षा पर पोषित है। ये भी बात करेक्ट है, दोनों बातें सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सिंधु नदी के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये तिब्बती पठार पर मानसरोवर झील के निकट से उद्गमित होती है। 22वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, ये पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले लद्दाख क्षेत्र से होकर प्रवाहित होगी। सेकंड बात भी करेक्ट है, और ये एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। दोनों बातें सही है, आंसर 22वें का सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से नदी सहायक नदी के संबंधों पर विचार करना है। कौन यहाँ पर सही है जो दाएं से किनारे की सहायक नदियों को लेकर अभी निर्धारित कर रहा है। आंसर हो जाएगा 23वें का करेक्ट आंसर गंगा, गोमती इसमें नहीं होगा, ठीक है, और यमुना चंबल इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट, और एक यमुना केन इसका आंसर होगा। यमुना चंबल और यमुना केन इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का, ठीक है। यमुना चंबल दाएं किनारे के दक्षिण में और यमुना केन दाएं किनारा है इसका, ठीक है, और गोमती गंगा में कैसे जाती है, बाएं से उत्तरी ओर किनारे से मिलती है, दाएं से नहीं मिलेगी। आंसर क्या होगा, 2 4 करेक्ट है, ए नंबर। आगे आते हैं, क्वेश्चन 24 नंबर 24 बोले उत्तर प्रदेश में दोआब शब्द परंपरागत रूप से किन दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को संदर्भित करता है। आंसर क्या होगा, 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये संदर्भित करता है गंगा, यमुना और गंगा को, ठीक है। दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि, दो प्लस आब है ना, दो मतलब दो, आब मतलब पानी, दोनों दो पानी से घिरा, और उत्तर प्रदेश का क्लासिक दोआब जिसे गंगा यमुना दोआब की अंतर्वेदी भी कहते हैं, और यमुना और गंगा जो नदी होती है उसके बीच उपजाऊ उपखंड को संदर्भित करता है। 24 बी करेक्ट आंसर है। 25 आते हैं, कावेरी नदी के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है, कौन सा सही नहीं है, कावेरी के बारे में कौन सा सही नहीं है। पहली बात है, ये कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से उद्गमित होती है। पहली बात क्या होगी, 25 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, कावेरी समुद्र से या समुद्र में गिरने से पूर्व या गिरने से पहले पूर्णतः तमिलनाडु राज्य के भीतर प्रवाहित होती है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि कावेरी कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों से होकर बंगाल की खाड़ी को डेल्टा बनाती है, ठीक है। आंसर ओनली 1 करेक्ट है। 26 नंबर है 26, कौन सी नदी मध्य प्रदेश में शिवहर शिवपुरी पठार से होकर प्रवाहित होती है और यमुना के दाएं किनारे से सहायक नदी के रूप में मिलती है। आंसर 26 का क्या होगा, 26 का हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ से, ये बी करेक्ट है, बेतवा, ठीक है, बेतवा यहाँ से इसका 26 का सही आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन 27 नंबर, मलक्का जल संधि के बारे में कूटनीतिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इन दो प्रमुख जल निकायों को जोड़ती है। किनको, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है, सही आंसर 27 का भी। 28 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है, सही युग में पर सम्मिलित करेंगे, ठीक है। देखते हैं 28 में पहला यहाँ पर है, इसमें बोला है कि वाराणसी है ना, वाराणसी क्या होगा, वाराणसी आपको हो जाएगा यहाँ से गंगा के बाएं और उत्तरी तट पर स्थित है, सही है पहली बात ये। उसके बाद कोलकाता गंगा की वितरिका हुगली नदी पर स्थित है, लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है, लेकिन यमुना के बाएं तट पर स्थित नहीं है, कौन, आगरा, ये बात गलत है, ठीक है, क्योंकि आगरा जो है यमुना के दाएं किनारे पर स्थित है, बाएं किनारे पर नहीं होगा। ओनली 1 2 3 करेक्ट आंसर बी। क्वेश्चन 29 नंबर है, कौन सा भारतीय राज्य अधिकतम अन्य राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। करेक्ट आंसर 29 हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपनी सीमाएं साझा करता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश 5 राज्यों में सीमा साझा करता है। ठीक है, तो याद रखना है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का बी। 30 नंबर है 30। भारत के मानक समयोत्तर के बारे में विचार करना है। मानक या मोत्तर के बारे में ये बोला कि ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर स्थित है। पहली बात क्या होगी, 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, ये उत्तर पूर्व देश में मिर्जापुर से होकर गुजरता है और भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तीनों बातें करेक्ट है। 30 का आंसर 1 2 3 डी। 31 31 उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर के साथ यहाँ पर उत्तर दक्षिण की ओर निम्नलिखित जो महासागरीय धाराएं हैं उसको व्यवस्थित करेंगे। तो आंसर क्या आएगा, एक तो आएगा यहाँ पर पहला लेब्राडोर धारा, राइट। उसके बाद आपका चौथा आएगा उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट, और उसके बाद आएगा गल्फ स्ट्रीम, और उसके बाद पहला उत्तरी विश्वदी धारा। सही आंसर 31 का सी करेक्ट है। 32 नंबर है 32 नंबर, अभिकथन ए और कारणार्थ। हिंद महासागर में अटलांटिक और प्रशांत महासागरों जैसी पूर्ण वृत्ताकार गायर या भंवर प्रणाली का अभाव होता है। 32 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड, हिंद महासागर में उत्तरी ओर से एशियाई महाद्वीप से घिरा हुआ है जो निरंतर गायर या भंवर के प्रसंचरण विकास को लेकर अवरुद्ध करता है। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। आंसर यहाँ से डी करेक्ट होगा 32 का। 33 नंबर 33, सूची को सूची 2 को मैच करना है। देखते हैं पर्वत श्रृंखला और यहाँ पर इसका महाद्वीप कौन सा होगा। 33 पहली बात है ड्रेकेंसबर्ग, है ना, ड्रेकेंसबर्ग। यहाँ इसमें ड्रेकेंसबर्ग में बोला है पहला कि कौन सा इसमें मैच होगा। 33 में अफ्रीका, है ना, अफ्रीका हो जाएगा 3, राइट। उसके बाद एंडीज, है ना, एंडीज क्या होगा, एंडीज आपका हो जाएगा दक्षिण अमेरिका। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज क्या होगी, ये हो जाएगी आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यूराल यूरोप हो जाएगा, यूराल यूरोप। करेक्ट आंसर है 33 का ए करेक्ट होगा। 34 यमोत्तर रेखाओं के देशांतर रेखाओं के वहाँ पर जो बारे में कौन सा गलत है बताता है। 34 में पहला स्टेटमेंट है, यहाँ पर बोला कि जितने यहाँ पर सभी यमोत्तर जो मिलकर पृथ्वी के चारों साइड में एक महावर्त बनाता है। पहला क्या होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से 34 का करेक्ट है। सेकेंड, यमोत्तर रेखाएं पृथ्वी के सभी अक्षांशों पर एक समान दूरी पर स्थित होती है। सेकेंड बात क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर समान दूरी पर स्थित नहीं होती है, बल्कि ये समान दूरी पर होती है लेकिन भूमध्य रेखा पर, और ये ध्रुवों की ओर अभिसरित होती रहती है। उनके बीच भौतिक दूरी अक्षांश के साथ घटती जाती है। सिर्फ 1 करेक्ट है। आंसर 34 का बी, मतलब गलत पूछा था तो बी, ठीक है। 35 यहाँ पर है, इसमें बोला कि गर्मियों में निरंतर दिन के प्रकाश जो होता है उसके कारण किस देश में, मतलब कौन सा यहाँ पर जो कंट्री है उसमें लोकप्रिय रूप से मध्यरात्रि के लिए सूर्य की भूमि कहते थे। आंसर 35 का हो जाएगा। करेक्ट क्या होगा, बी करेक्ट यहाँ से नॉर्वे, ठीक है। 36 नंबर है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्न में से कौन सा है। 36 सही आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश यहाँ से सही आंसर होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य जो भारत के कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 30 से 32% योगदान करता है, और पंजाब प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य है, लेकिन विशाल कृषि क्षेत्र के कारण यूपी कुल उत्पादन में सबसे आगे। 37 आते हैं 37, इससे बोला भी कथन है कारणार्थ। धान की खेती मुख्यतः पूर्वी और दक्षिणी भारत में की जाती है। पहला क्या होगा, 37 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड, धान के लिए उच्च तापमान 150 सेंटीमीटर से अधिक प्रचुर मात्रा खेतों के लिए खड़े पानी की आवश्यकता होती है, और ये परिस्थितियां बंगाल का डेल्टा और प्रायद्वीप नदियों के घाटों के लेकर के सर्वोच्च रूप से मिलती जाती हैं। दोनों बातें सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। आंसर क्या होगा, डी। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत की हरित क्रांति के बारे में विचार करना है। इसका प्रारंभिक चरण मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश तक सीमित था। पहली बात क्या होगी, 38 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, ये नई दिल्ली स्थित IARI विकसित उच्च उपज किस्म के बीजों पर आधारित थी। सेकेंड बात क्या होगी, करेक्ट हो जाएगा। इसने भारतीय राज्यों को कृषि जो क्षेत्र था उसमें असमानता को उल्लेखनीय रूप से कम किया था। तीसरी बात गलत है। चौथा, MS स्वामीनाथन को व्यापक रूप से भारत की हरित क्रांति का जनक कहते हैं। चौथी बात सही है। 1 2 4 से है, आंसर यहाँ से है।
क्वेश्चन 39 39 39 नंबर है। इसमें बोला है कि फसल और यहाँ पर इसका प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। पहली बात है मूंगफली गुजरात, गन्ना उत्तर प्रदेश, कपास कपास आपको हो जाएगा महाराष्ट्र और जूट आपको हो जाएगा पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर यहाँ से ए। क्वेश्चन 40 है 40 निम्नलिखित पर विचार करना है। रबी की फसलें सर्दियों में अक्टूबर नवंबर के मध्य बोई जाती हैं और वसंत में मार्च अप्रैल में काटी जाती है। 40 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। खरीफ की फसलें दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु के आगमन के संबंधी संबद्ध होती हैं। दोनों बातें यहाँ से एकदम सही है ये, ठीक है। सी करेक्ट है 40 का भी। 41 भारत में वार्षिक कुल चाय उत्पादन के कौन सा राज्य अग्रणी है। आंसर हो जाएगा 41 का भारत में असम राज्य सबसे अग्रणी चाय के उत्पादन में हुआ, जो भारत का कुल चाय उत्पादन का लगभग 50 से 55% हिस्सा होता है और ब्रह्मपुर घाटी आदर्श परिस्थितियां प्रदान करता है इसको, ठीक है। और ये दोमट मिट्टी, उच्च वर्षा और गर्म आर्द्र जलवायु, पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर दार्जिलिंग उसमें, ठीक है। तो डी आंसर होगा 41 का सी होगा ना। 41 का डी होगा जलोढ़ मिट्टी में, सॉरी 41 क्वेश्चन कर रहे हैं लिख यहाँ पर है तो डी यहाँ पर होगा असम, है ना। 42 आते हैं 42 नंबर। 42 नंबर बोला कौन सा मृदा प्रकार कपास की खेती के लिए सर्वाधिक प्रचुर और यहाँ पर उपयुक्त होता है और अपनी जुताई की विशेषता के कारण रेगुर मिट्टी से उसके नाम से जाना जाता है। आंसर क्या होगा 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी काली वर्टिसोल मिट्टी, इसका आंसर होगा सी, ठीक है। काली वर्टिसोल कपास की खेती के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि ये नमी बनाए रखती है और गीली होने पर फूलती है और सूखने पर फट जाती है। यह मुख्यतः दक्कन पठार में पाई जाती है और इसी कारण इसे कपास मिट्टी भी कहते हैं। आंसर 42 थी। 43 नंबर है। सूची दो को मैच करना है। वनस्पति जो है यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति और भारत में विशिष्ट इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं। पहली बात है पहला हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पश्चिमी घाट का पूर्वोत्तर, ठीक है, भारत के 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, ठीक है। आगे सेकंड यहां पर सेकंड है उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, ठीक है। पर्वतीय वन क्या हो जाएंगे हिमालय ढलानों को लेकर के 3500 मीटर ऊंचाई पर, और मैंग्रोव वन आपका हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा बंगाल तट। आंसर यहां से 43 का ए करेक्ट है। 44 नंबर है। 44 बोला है कि मैंग्रोव वनों के बारे में विचार करना है। ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय तटों में अंतर्ज्वारी और ज्वलनमुखी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहली बात 44 का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा करेक्ट है। सेकंड ये चक्रवातों तूफान ज्वार और सुनामियों के विरुद्ध प्राकृतिक अवरोधक के रूप में काम करता है। सेकंड क्या होगा सेकंड बात यहां से क्या होगी करेक्ट है भी, दोनों बात यहां से सही है। आंसर सी। 45 नंबर है 45 निम्नलिखित में से कौन सा मृदा के जो प्रकार हैं उसके यहाँ पर रूप में पाए जाने वाले युग्म को बारे में सही सम्मिलित कर रहा है। सही सम्मिलित कर रहा है 45 में ये हो जाएगा एक तो लाल मिट्टी, ठीक है, तमिलनाडु और उड़ीसा, शुष्क मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान, पीट और दलदली मिट्टी केरल और तटीय उड़ीसा, और लवणी जो क्षारीय मिट्टी होती है उत्तर प्रदेश। सभी करेक्ट है 45 का आंसर डी। 46 नंबर है। सूची दो को मैच करना है। खनिज और यहाँ पर भारत में प्रमुख उत्पादक राज्य से कौन कौन से हैं। पहली बात है लौह अयस्क जो जाएगा ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा। आगे अभ्रक हो जाएगा झारखंड। बॉक्साइट आपको हो जाएगा उड़ीसा। अच्छा छत्तीसगढ़ उड़ीसा, बॉक्साइट उड़ीसा होगा आपका, ठीक है। और जो लौह अयस्क था ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा था, ठीक है। तांबा आपको हो जाएगा राजस्थान। करेक्ट आंसर यहाँ से ए आंसर सही होगा A4 B3 C2 D1। क्वेश्चन नंबर 47 कोरबा कोयला क्षेत्र जो भारत में सबसे बड़े क्षेत्रों के लिए एक है किस राज्य में स्थित है। आंसर 47 का जगह स्थित है बी छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 48 भारत में पेट्रोलियम शोधनकर्ताओं के संबंध में विचार करना है। असम का डिगबोई 1901 में स्थापित भारत की सबसे पुरानी निरंतर परिचालन तेल शोधनशाला है। 48 पहला स्टेटमेंट करेक्ट। गुजरात का जामनगर विश्व का सबसे बड़े एकल स्थान निजी शोधशाला परिसर में एक केंद्र होगा। सेकेंड बात क्या होगी सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है भी। तीसरा नुमालीगढ़ शोधनशाला मेघालय में स्थित है, गलत है क्योंकि नुमालीगढ़ शोधनशाला असम के गोलाघाट जिला में स्थित है, मेघालय में नहीं है। करेक्ट आंसर 1 2 सही होगा। 49 निम्नलिखित पर विचार करना है। भारत विश्व में सीमेंट शीर्ष 2 उत्पादकों में से एक है।
49 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, प्रचुर चूना पत्थर भंडारों के कारण राजस्थान भारत में अग्रणी सीमेंट उत्पादक राज्य है। सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है, आंसर सी। क्वेश्चन 50 नंबर है, हाल ही में या हाल के वर्षों में स्थिति के अनुसार भारत में विद्युत उत्पादन प्रमुख स्रोत कौन सा है? 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से तापीय शक्ति कोयला आधारित केंद्र, सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 51 है, इनमें से कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर प्रवाहित होती है? 51 का आंसर हो जाएगा सी, डेन्यूब नदी। ठीक है, डेन्यूब नदी अधिकतम 10 देशों से होकर बहती है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया, मोल्दोवा, यूक्रेन। ठीक है। 52 नंबर है, 52, सूची दो को मैच करना देश और यहाँ पर इसके प्राथमिक निर्यात वस्तु कौन कौन सी है? पहली बात है 52 में ब्राजील, सोयाबीन और कॉफी। ठीक है। आगे दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा आपका सोना और प्लेटिनम। चिली आपका जगह तांबा और सऊदी अरब पेट्रोलियम। करेक्ट आंसर यहां से क्या होगा? 52 ए। 53 नंबर है, सहारा मरुस्थल के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना कौन सा सही नहीं है? सहारा मरुस्थल के बारे में देखो, नील पश्चिमी सहारा से नहीं बल्कि पूर्वी सहारा से बहती है, सी स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा। और पश्चिमी सहारा उत्तर पश्चिम अफ्रीका तट से एक अलग विवादित क्षेत्र होता है और नील सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग में सूडान और मिस्र से होकर बहेगी। क्वेश्चन 54 है, अभिकथन ए कारणार्थ। इसमें बोला है भूमध्यसागरीय जलवायु क्षेत्रों में से शुष्क गर्मियां और आधा सर्दियां होती हैं। 54 का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, गर्मियों में उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पेटी ध्रुव की ओर विस्थापित हो जाती हैं, जिसे शुष्क और स्थिर परिस्थितियां आती हैं, जबकि सर्दियों में पश्चिमी पवनें विश्वत की ओर विस्थापित होती हैं, वह आगे वर्षा लाती हैं। सेकंड बात क्या होगा? ये भी करेक्ट है, दोनों बातें यहां से सही है, उसकी व्याख्या भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 55, इनमें से बोला कि कौन सा कथन सही है? अमेजन बेसिन में विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय क्या होगा? पहली बात करेक्ट है, एकदम सही है, सही बोल रहा है। सेकंड बात है, सेकंड बोला है कि मध्य अफ्रीका में कांगो बेसिन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा संलग्न उष्णकटिबंधीय वर्षावन होगा। सेकंड बात भी करेक्ट है। 55 का दोनों बातें करेक्ट है, सी। 56 है, निम्नलिखित मरुस्थलों को उनके क्षेत्रफल के आरोही क्रम में पर सबसे छोटे से सबसे बड़े की ओर ले जाना है। क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा 56 का करेक्ट आंसर पहला ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आएगा आपका 56 में तीसरा पेटागोनियन मरुस्थल, राइट। उसके बाद पहला अरब मरुस्थल, फिर इसका गोबी मरुस्थल 2। 4 3 1 2 सही आंसर डी। ठीक है। विक्टोरिया मरुस्थल जो है ये लगभग 6,47,000 वर्ग किलोमीटर पे, पेटागोनियन 6 लाख करीब 20,000 वर्ग किलोमीटर पे, और अरब जो है 23 लाख वर्ग किलोमीटर पे, और गोबी मरुस्थल जो है गोबी मरुस्थल जो है आपका करीब 13 लाख वर्ग किलोमीटर पे। ठीक है, याद रखना है। 56 का डी। 57 आता है, 57 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास भूमि कौन के महाद्वीपों के हिसाब से सही सम्मिलित कर रहा है? आंसर 57 का हो जाएगा ए करेक्ट है। पंपास एक तो दक्षिण अमेरिका, ठीक है। उसके बाद वेल्ड अफ्रीका हो जाएगा, राइट। उसके बाद डाउन्स ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, लेकिन प्रेरी यूरोप में नहीं होगा, ये बात गलत है, क्योंकि प्रेरी जो है ये उत्तर अमेरिका यूएसए कनाडा में है, यूरोप में नहीं होगा। 1 2 3 करेक्ट है आंसर 57 का है। 58 है, विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील कौन सी है? 58 का आंसर हो जाएगा बैकाल लेक, इसका सही आंसर होगा बैकाल लेक। बैकाल जो झील है 1642 मीटर की गहराई के साथ विश्व की सबसे बड़ी सबसे गहरी मीठे पानी की झील है, और विश्व के लगभग 20% इसी सतह में पानी मीठे को लेकर धारण करती है। आगे आते क्वेश्चन नंबर 59 59 नंबर है, प्लेट विवर्तनिकी के बारे में विचार करना है। यह प्रशांत महासागर को घेरने वाला रिंग ऑफ फायर तीव्र भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों से संबद्ध है। 59 का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड बात है, हिमालय का निर्माण मध्य भारतीय और यूरेशियाई विवर्तनिक प्लेटों से अभिसरण से हुआ है। करेक्ट है। तीसरा बोला है मध्य महासागरीय कटक अपसारी प्लेट्स हैं जहां नई महासागरीय प्रॉपर्टी का निरंतर निर्माण होता है। आंसर क्या होगा? तीनों बातें करेक्ट हैं। 59 का सही आंसर यहां से डी। क्वेश्चन 60 आते हैं। 60 नंबर है, एक भू आकृतिक मानचित्रण जो है उसके बारे में एक समोच्च रेखा है उन सभी बिंदुओं को जोड़ती है जो
आपस में जोड़ता है, आपस में साझा करते हैं किसको? सृष्टि का आंसर हो जाएगा माध्य समुद्र तल में समान ऊंचाई पर। सी आंसर होगा सृष्टि का। 61 है, निम्नलिखित पर विचार करना है। पृथ्वी की सतह की घूर्णन गति भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है और ध्रुवों पर घटती जाती है। 61 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा ऋतुओं के चक्र के लिए उत्तरदायी होती है, जबकि इसका स्वयं घूर्णन दिन रात का कारण बनता है। सेकेंड बात भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें करेक्ट है। 61 का आंसर क्या होगा? 1 और 2 सी। 62 नंबर है, 62 नंबर क्वेश्चन। भौगोलिक शब्दावली में शीर्ष बिंदु का अर्थ क्या होगा? जिनका शीर्ष बिंदु भौगोलिक शब्दावली में, इसका अर्थ होता है कि किसी भी पर्यवेक्षक के ठीक ऊपर काल्पनिक बिंदु होना, और आकाशीय गोले का वह बिंदु जो पर्यवेक्षक के सिरे के ठीक ऊपर होता है, और इसके विपरीत बिंदु को नादिर कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? 62 का करेक्ट आंसर बी। 63 वह काल्पनिक महावृत्त जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है क्या कहलाता है? 63 का आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित काल्पनिक महावृत्त है जो पृथ्वी को ऊपरी और उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है। ये दोनों ध्रुवों के समान दूरी पर है और पृथ्वी की सतह पर सबसे लंबा वृत्त है, करीब 40,075 किलोमीटर के आसपास। आंसर सी। 64 आते हैं, भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में विचार करना है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा इलाहाबाद प्रयागराज से हल्दिया तक है। ये लगभग 1620 किलोमीटर है। क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहां से इसका क्या होगा? करेक्ट है। 64 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। सेकेंड, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर असम ध्रुवीय सरहद तक जाता है, करेक्ट है भी। तीसरा, राष्ट्रीय जलमार्ग 3 केरल में पश्चिम तट पर नहर प्रणाली से संचालित करता है, यह भी करेक्ट है। चौथा, भारत विधिक रूप से अभी तक केवल 5 राष्ट्रीय जलमार्गों में मान्यता देता है। तीसरी बात क्या होगी? करेक्ट, लेकिन चौथी बात यहां से गलत है इसकी, ठीक है, क्योंकि नेशनल वाटरवेज 2016 के तहत भारत में अब तक 111 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर चुका है, केवल 5 नहीं है, ठीक है, गलत हो जाएगी बात। आगे आते हैं, आंसर क्या होगा इसका? ये करेक्ट है। क्वेश्चन 65। 65 नंबर है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं दर्ज की गई हैं? आंसर 65 हो जाएगा बी, हरियाणा, ठीक है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 है, अभिकथन है कारण। भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 1980 के दशक में लगातार घट रही है। पहला क्या है? घट रही है, बढ़ रही है? सोचो। 66 का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा? 66 का पहला स्टेटमेंट आपको यहां से हो जाएगा क्या? करेक्ट है, करेक्ट है। सेकेंड, बढ़ते शहरीकरण, महिला साक्षरता में वृद्धि और परिवार नियोजन कवरेज के विस्तार सामूहिक रूप से भारत में कुल प्रजनन दर को कम किया है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी सी करेक्ट हो जाएगी। और दोनों इसकी व्याख्या क्या कर रहे हैं? कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? दोनों व्याख्या कर रहे हैं। आंसर डी। 67 नंबर है, 67 बोले कि निम्नलिखित पर विचार करना है। जनसांख्यिकी यहाँ पर जो इसका जनांख्यिकी संक्रमण और प्रमुख विशेषताएं से क्या क्या होंगी? पहली बात है चरण फर्स्ट, है ना, देखते हैं इसमें। अवस्था फर्स्ट, इसमें आ जाएगा आपका उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, उतार चढ़ाव रहता है, वृद्धि इसमें। सेकंड क्या होगा? सेकंड वाले में आपका हो जाएगा यहाँ से उच्च दर और तेजी से गिरती मृत्यु दर माइनस जनसंख्या विस्फोट। उसके बाद तीसरा, थर्ड अवस्था में ये घटती जन्म दर और निम्न मृत्यु दर माइनस मंद होती वृद्धि और जन्म दर, ये मतलब डी का 1। करेक्ट आंसर स्टेप्स यहाँ पर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68 है, 68 नंबर है, भारतीय जनसंख्या वृद्धि का महान विभाजक वर्ष जब मृत्यु तेजी से गिरी जबकि यहाँ पर जन्म दर ऊंची बनी रही थी, समानता किससे माना जाता है? आंसर 68 का हो जाएगा ए, 1921 इसका आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 हो जाएगा, भारत में जनसांख्यिकी लाभांश किससे उत्पन्न होने वाली आर्थिक विकास की संभावनाओं को संदर्भित करता है? 69 का आंसर हो जाएगा बी करेक्ट है, आश्रय की तुलना में एक बड़ी और बढ़ती कार्यशील वर्ग की आबादी। 70 नंबर है, 70, भारत में आंतरिक प्रवासन के संबंध में विचार करना है। मात्रा की दृष्टि से भारत में ग्रामीण शहरी प्रवासन आंतरिक प्रवासन की सबसे बड़ी श्रेणी है। पहला क्या होगा? 70 का स्टेटमेंट यहाँ से
करेक्ट है, नहीं करेक्ट है, गलत है। पहली बात यहाँ से गलत है इसकी। सेकेंड, आर्थिक कारण विशेषकर रोजगार की खोज पुरुष प्रवासन और प्राथमिक चालक होता है, करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, विवाह को भारत में महिला प्रवासन के प्रमुख कारण के रूप में निरंतर उद्धृत किया जाता है। क्या होगा तीसरा? करेक्ट है, तीसरा सही है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 70 का बी करेक्ट है, 2 और 3। 71 आता है, निम्नलिखित पर विचार करना है। प्रवासियों के अधिक प्राप्त जो परीक्षण रेमिटेंस होता है बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में घरेलू आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। पहली बात 71 का क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, भारतीय राज्यों में केरल और पंजाब ने ऐतिहासिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन की सर्वाधिक दर दर्शाई है। ये बात करेक्ट है, दोनों यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? सी, ठीक है। और उड़ीसा, राजस्थान प्रमुख इसके आय स्रोत हैं, ठीक है। और पंजाब, यूके, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया सब इसके प्रवासन अग्रणी देश हैं। क्वेश्चन नंबर 72, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना % शहरी क्षेत्रों में निवास करता है? आंसर 72 का हो जाएगा। ये निवास करता है 31.16% इसका सही आंसर होगा। 73 नंबर है, अभिकथन एक कारण बोला है कि अभिकथन में भारत सहित तेजी से शहरीकृत होते विकासशील देशों में छद्म शहरीकरण व्यापक रूप से देखा जाता है, ठीक है। पहला क्या होगा? 73 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट है। सेकेंड, ये घटना शहरी जनसंख्या की उस वृद्धि को दर्शाती है जो अनुपातिक उत्पादनशील आर्थिक स्तर के साथ नहीं होती है, जो समानता बढ़ती शहरी मरीन बस्तियों और औपचारिक बसावटों को लक्षित को करने में सफल होगी। दोनों बातें यहाँ से इसकी क्या होंगी? करेक्ट है, और इसकी व्याख्या भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, 74 बोले भारत में की जनगणना की शहरी वर्गीकरण मानदंडों के संबंध में विचार करना है। पहली बात है, पहला बोला है कि जनगणना में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले किसी भी शहर को मेगा सिटी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पहली बात गलत है, क्योंकि जनगणना 10 लाख से जनसंख्या वाले शहरों को मेगा सिटी नहीं बल्कि जनगणना मिलियन प्लस सिटी कहते हैं, ठीक है। मेगा सिटी एक औपचारिक जनगणना श्रेणी नहीं होती है। सेकेंड बात है, जनगणना नगर में न्यूनतम 5000 जनसंख्या से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग यहाँ पर घनत्व को 75% पुरुष कामगार और गैर कृषि व्यवसायों के लिए होना आवश्यक होगा। सेकंड सही है, ठीक है। पहला गलत है, सेकंड सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट है। 75 नंबर है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरी जनसंख्या का अनुपात शहरीकरण स्तर पर सर्वाधिक होगा? 75 का आंसर हो जाएगा सी, गोवा इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्योंकि गोवा सभी भारतीय राज्यों में 62.17 के साथ यहाँ पर शहरी जनसंख्या में उच्चतम अनुपात पर है, और तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है 48% के साथ, और महाराष्ट्र 42% के साथ तीसरे स्थान पर, गुजरात 42% के साथ चौथे स्थान पर। 76 नंबर है, स्मार्ट सिटी मिशन जो है उसके बारे में विचार करना है। देखते हैं, इसे जून 2015 में भारत भर के 100 शहरों में विकास लक्ष्य को लेकर शुरू किया गया है। 76 का पहला करेक्ट है। सेकेंड, ये मिशन मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों के लिए आधारित विकास और प्रौद्योगिकी को उपयोग करने के लिए पूरे शहर को स्मार्ट साधनों में केंद्रित करेगा। दोनों बातें करेक्ट है, आंसर सी 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर 76 क्वेश्चन करेंगे। कल हम लोग करेंगे पार्ट 2 इसका, 77 से 150 तक हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो जितने भी यहाँ पर 76 में टॉपिक आए हैं वो सब टॉपिक को जाकर के आपको डीप में कवर करना है, ठीक है। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।